डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम पेश करेंगे खास कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। आज के दिन हम तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज इस विषय पर, एक महिलाओं से जुड़े हुए विषय पर खास अतिथि हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हम जानना चाहेंगे महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं की कार्यस्थल पर होने वाले, उनके साथ होने वाले उत्पीड़न की। और इस विषय को हमने चुना है ख़ास हमारे मेहमान को देखते हुए, उनकी एक्सपर्टी को देखते हुए। हमारे साथ हैं राजकुमार श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार श्रीवास्तव जी 19 साल तक लगभग पुलिस सेवा में उन्होंने कार्य किया, पुलिस अधिकारी रहे और उसके बाद वीआरएस लेकर उन्होंने कॉर्पोरेट जगत का रुख किया। लेकिन उनके भीतर की ये जो कश्मकश थी, समाज सेवा की कहिए या फिर एक तरह के महिलाओं के सशक्तिकरण की बात रही। उन्होंने एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को स्थापित किया और कई कंपनियों में, कई जगहों पर, और हम उन्हीं से जानते हैं, उन्होंने इस तरह के कार्यस्थल पर महिलाओं को लेकर जिस तरह के उत्पीड़न होते हैं, उनका हैरेसमेंट होता है, उस पर इतने श्रृंखला उन्होंने शुरू कर दी। अपना खुद का भी उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है और महिलाओं को जागृत कर रहे हैं। ऐसे राजकुमार श्रीवास्तव जी से हम बात करेंगे। श्रीवास्तव साहब, एक लंबे अरसे के बाद हम महिलाओं के विषय पर बात कर रहे हैं। चूँकि हमारे साथ कोई इस वक्त महिला नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भाई हैं, पिता हैं, पति हैं। हम एक उस रूप में हैं जहाँ पर हम महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। और एक बहुत बेहतरीन विषय आपने चुना है जिसके आप एक्सपर्ट हो गए। तो ये विषय आपने क्या दिमाग में रहा होगा? एक तरफ पुलिस अधिकारी, सख्त पुलिस अधिकारी माना ही जाता है, लेकिन फिर आपका इस तरफ रुख करना, और कैसे, क्या पहले तो बताइए क्या दिमाग में था कि इस पर कार्य होना चाहिए, फिर हम आते हैं इस पर। आई थिंक आपको सलमान भाई, आपने थोड़ी देर पहले अपने एक सवाल किया था कि मतलब इस कार्यक्रम महिला से जुड़ा कार्यक्रम है, लेकिन दोनों भी पुरुष हैं। पुरुष हैं जी। तो इसमें आपने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई है इसके अंदर कि हम किसी के पिता होते हैं, भाई होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट वुमेन के साथ में होता है, यूजुअली वो पुरुष ही होता है। बिल्कुल, इसीलिए तो उत्पीड़ित वो पीड़ित पक्ष महिला ही है। तो इसीलिए पुरुष को भी इस मामले के बारे में उतना ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली परपेट्रेटर वो है जी, वो करता है, इसलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम ट्रेनिंग्स करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें सिर्फ महिलाओं को ना बुलाए, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी या मेल एम्प्लॉयज़ भी इस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। ये हमारा उद्देश्य होता है, क्योंकि दोनों जेंडर के बिना वो एक्ट पूरा नहीं होता है। और यहाँ पर परपेट्रेटर मेल होता है जी, इसलिए उसका भी समझना बहुत ज़रूरी है कि उसने क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट खासकर जो कार्यस्थल पर होता है, 2013 में अधिनियम बना है, तो ये इसके बारे में कुछ विशेष क्या है? ये क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि पहले से कानून थे कि भाई आप यौन उत्पीड़न हो रहा है महिला का, तो वो पुलिस स्टेशन में जा रही है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, महिला आयोग के पास जा रही है, इस तरह की व्यवस्था थी पहले से। लेकिन वो एक महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को लेकर खास एक अधिनियम बनाना, वो क्यों ज़रूरी था? और तो सलमान भाई, आपने जो सवाल किया ना, बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये, कि यही सवाल बार बार आता है कि जब ऑलरेडी प्रोविजंस थे, जैसे कि इंडियन पिनल कोड हो गया या और कोई लॉज थे ऐसे दूसरे, तो उसमें ये प्रोविज़न था कि महिलाओं के जो मतलब यौन उत्पीड़न हो रहे हैं उसको रोकने का प्रावधान था उसमें। जी जी। लेकिन क्या हुआ था कि जैसे आप रूपन देओल बजाज का केस लीजिए, जो केपीएस गिल पे उसने आरोप किया था, उन्होंने आरोप किया था, तो उसमें क्या था कि उसमें उनको पनिशमेंट हुई है। तो वो एग्जिस्टिंग लॉ जो लॉ था उस वक्त, उसके बेसिस पे उनको पनिशमेंट हुई है। लेकिन क्या हो रहा था कि ये एक लॉ ऐसी केस थी जब तक सुप्रीम कोर्ट तक चली केस, ये अपील गए, चैलेंज हुआ, सब कुछ। लेकिन बहुत से केसेस में मतलब सेक्सुअल हरासमेंट होता था, लेकिन वो डेफिनेशन कभी क्लियर नहीं थी। तो उसका एक बेनिफिट ऑफ डाउट यूजुअली एक्यूज को मिलता था जब क्रिमिनल ट्रायल्स चलते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने भंवरी देवी का केस सुना होगा जी, जो 1992 में भंवरी देवी जब अपने खेत में काम कर रही थी, उसके मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे हमें एस्पेक्ट कवर करनी है जी। लेकिन उनके साथ में एक सामूहिक बलात्कार हुआ था जी। तो उस बलात्कार में काफ़ी उनको तकलीफ हुई उसके अंदर, मतलब उन्होंने काफ़ी सारे मतलब अलग अलग जगह पे जाकर उन्होंने काफ़ी जगह पे आवाज़ उठाई किया। तो कुछ मीडिया वालों ने उसको पिकअप किया
और वो फिर न्यूज़ चली और लगा कि हाँ ये बहुत बड़ा मतलब मामला है ये, और ये मतलब इसका कॉग्निजेंस कोई लेना नहीं था। जी जब ये मीडिया में ये फ्लैश हुआ तो फिर एक प्लेटफॉर्म था जैसे कि विशाखा, उस विशाखा प्लेटफॉर्म के अंदर 4-5 NGO ने एक साथ जुटे हो, और जुट के उन्होंने ठीक है उन्होंने सोचा कि ये बिकॉज भवरी देवी जुड़ी हुई थी गवर्नमेंट के काम से, जैसे विमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ी हुई थी। जी तो वो काम के सिलसिले में उनका मतलब वो जो भी हुआ दुश्मनी हुई लोगों से, वो काम के सिलसिले में हुई। जब उन्होंने कोशिश की थी कि चाइल्ड मैरिज को रोका जाए, हाँ तो वहाँ से उनकी दुश्मनी उनके नेबर्स के साथ में हुई या पड़ोसी के साथ में हुई, तो उन्होंने वो ग्रज रखा दिमाग में और उनका रेप किया 5 जन मिलकर। तो विशाखा ने ये प्लेटफॉर्म पे ये मुद्दा उठाया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की उन्होंने और कहा कि ये महिला काम कर रही है, लॉस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो महिला काम कर रही है उसको मतलब सेक्सुअल हरासमेंट या यौन उत्पीड़न से कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं है। जी जी तो ऐसे कोई लॉ होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट वॉज वेरी प्रोएक्टिव। सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको संज्ञान में लिया, बोला कि हाँ ये तो बहुत सीरियस मामला है, प्रोटेक्शन कोई है नहीं वर्किंग वुमेन के लिए। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक्सपर्ट कमेटी उनके अंडर, जैसे उसमें फली नरीमन साहब भी थे उसमें, जैसे कि उनके कहा जाता है कि एमिकस क्यूरी, मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो ऐसे एक्सपर्ट लोगों ने मिलकर उस पर रिसर्च किया, इंटरनेशनल कानून क्या है उस पर, कन्वेंशंस क्या है, वो सारे को स्टडी करके उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की। तो उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि 1997 में कोर्ट ने एक जजमेंट पास की और कहा कि वर्किंग वुमेन के लिए, जो महिला काम कर रही है उनके लिए जब तक गवर्नमेंट मतलब लेजिस्लेचर जब तक लॉ नहीं बनाता है तब तक ये सुप्रीम कोर्ट का हमारा जजमेंट ये लॉ के रूप में काम करेगा। और उसमें उन्होंने निर्देश दिए सभी ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये कमेटी होनी चाहिए और इसके सभी प्रावधान होने चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। कैसे इस कमेटी का गठन कैसे होता है? क्या इसमें प्राइवेट फर्म भी शामिल हैं, सरकारी फर्म भी शामिल होते हैं? उस अधिनियम के तहत जैसे आपने एक अच्छी बात बताई कि 10 लोगों की 10 लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर होना ही चाहिए इस तरह का एक प्रावधान। तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? तो मैं थोड़ा सा ये आंसर आपको करने से पहले ये क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा। जैसे मैं भवरी देवी के केस के बारे में जिक्र कर रहा था, तो लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, लेकिन तब मैंने मतलब कॉर्पोरेट मैंने 2008 में ज्वाइन किया जी। लेकिन मैंने खुद ने देखा कि कहीं पर भी बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज में ये कमेटी थी नहीं कहीं पर भी, भले सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन एक जो 97 का जजमेंट आया, हमें एक मतलब हमको एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमको देखना पड़ा जो भवरी देवी का था जी। फिर हमको रुकना पड़ा और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के लिए जो हुआ निर्भया का केस में। फिर 2012 के बाद में लेजिस्लेचर्स हरकत में आए और कहा कि नहीं इसमें कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने इमीडिएटली लॉ पास किया 2013 में। अच्छा। तो 2013 में ये लॉ आया, और वो 2013 का अगर लॉ देखेंगे आप, जो स्टैट्यूटरी एक्ट कहा जाता है उसे, तो उसके अंदर बहुत सारी प्रोविजन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में दी थी वही बहुत सारी उसमें उन्होंने लिए। अच्छी मतलब प्रावधान उससे काफ़ी कुछ मिल जाता है, और कुछ चीज़ों को एडिशन भी किया उन्होंने उसके अंदर, लेकिन वो मोस्टली वहाँ से जो डेफिनेशन जो सेक्सुअल हरासमेंट की पहली बार थी वहाँ से उसको लिया इसके अंदर और लेकर फिर इसके अंदर वो शुरू हुआ उसके अंदर। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझे कि ये कमेटी कैसे मतलब इस पर क्या है, तो ये लॉ मैंडेट करता है एम्प्लॉयर जो कंपनी मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है। प्राइवेट सेक्टर शामिल है जहां पर 10 से ज्यादा कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी श्रीवास्तव साहब आपको दे रहे हैं कि 10 लोग जहां पर कार्य कर रहे हों, यहाँ इस तरह की कमेटी का होना अति आवश्यक है और वो कानूनी बंधनकारक भी है। कानूनी बंधनकारक है। अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो लॉ में इतना भी प्रावधान है अभी जी कि उसका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस उस कंपनी का कैंसिल हो सकता है। हम इस पर आते हैं कि इसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसमें विशेषताएं आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये इसके तहत क्या क्या इसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे इसका नियमावली बनाई जाती है, कौन लोग होते हैं, कमेटी में कितने लोग होना चाहिए। तो ये अगर ये एक्ट की बात करेंगे आप या अगर ये कानून की बात करोगे आप, तो लॉ ये चीज़ मैंडेट करता है कि कमेटी में कम से कम 4 मेंबर्स हो उसके अंदर जी, और कमेटी को हेड करे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जी, जो कमेटी की मुखिया होती है। अब उसके अंदर उन्होंने लॉ में ये लिखा है कि वो सीनियर पोजीशन वाली कोई महिला जो कंपनी में हो, उन्होंने उस पर वो हेड करना चाहिए कमेटी को।
अभी सीनियर मोस्ट नहीं कहा, ये बहुत बार ऐसा मतलब गलतफहमी होती है लोगों की, सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय कौन से, हमारे पास है नहीं, तो उन्होंने सीनियर एम्प्लॉय कहा उन्होंने, विमेन एम्प्लॉय, और विमेन एम्प्लॉय प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है। अब उसके बाद और जो दूसरे 2 मेंबर होते हैं, वो जो 2 मेंबर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव या कंपनी के कर्मचारी होते हैं, वो जिन्हें मतलब हु आर वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ विमेन, उनका रोल ऐसा है कि जो विमेन के कॉज के लिए काम कर रहे हो जी, तो उनको उस तरह का तजुर्बा अनुभव होना चाहिए, वो होना चाहिए। और इसमें इस कमेटी के अंदर इंडिपेंडेंस लाने के लिए, जैसे क्योंकि ये सभी लोग एम्प्लॉयर के नीचे एक ही एम्प्लॉयर नीचे काम करते हैं, दबाव में आ सकते हैं, तो लॉ ने वो चीज़ को ध्यान में रखा जी, ध्यान में रख के उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें एक एक्सटर्नल मेंबर बैठा देते हैं हम लोग, जो एक्सटर्नल मेंबर अपना इंडिपेंडेंट होगा, इनके किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता, ऐसा माना जाता है और वैसे होता भी है। तो वो एक एक्सटर्नल मेंबर भी है। अब एक्सटर्नल मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा कि वो ऐसे होना चाहिए कि या तो कोई एनजीओ से जुड़ा हो जी, सिर्फ एनजीओ से नहीं, बट जो अगर महिलाओं के मतलब जो प्रॉब्लम्स के लिए काम कर रहा हो, कॉज के लिए काम कर रहा हो, जिसको मतलब महिला उत्पीड़न के केसेस जिसने में हैंडल वगैरह किए, इस तरह के प्रोफाइल के लोगों को यूजुअली प्रेफर किया जाता है। वो बाहरी व्यक्ति, कंपनी के बाहर का, या जिसको लॉ का नॉलेज है, या जैसे हम जैसे लोग जिनको लॉ का भी नॉलेज है, हमने केसेस हैंडल किया जी पुलिस की सर्विस में, तो वो हम लोग इसके अंदर बैठते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ महिला ही बैठे, हाँ वही एक्सटर्नल मेंबर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। एक सवाल ये आ रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फर्म है जिसमें केवल 10 लोग, 10, 11, 12, 14 लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें कोई महिला है ही नहीं, कार्यरत ही नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब महिला कार्यरत ही नहीं है तो ज़रूरत क्या है इस कमेटी की बनाने की, तो उसमें तो महिला होगी नहीं, कमेटी में भी नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या ज़रूरी है कि उनको बनाया जाना चाहिए? नहीं, बहुत मतलब वैलिड सवाल है ये, बहुत मतलब ये अभी तक कॉर्पोरेट्स को बहुत सारी चीज़ों को मालूम नहीं है जी, ये बहुत सारी कंपनीज जहाँ पर उनको लगता है कि जहाँ पर महिला ना हो, हाँ, 10 एम्प्लॉय 10 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हमारे पास महिला नहीं है तो फिर कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ, एक तो बेसिक रहेगा कि महिला है नहीं तो जरूरत क्या है। हाँ, लेकिन ये लॉ ऐसे कहता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विमेन एम्प्लॉय है या नहीं, वो मायने रखता नहीं है जी, वहाँ पर कमेटी का गठन करना ही है। वो इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ भले महिला काम नहीं करती हो, लेकिन ये हो सकता है वहाँ पर कि महिला होती है उनका विजिट हो सकता है वहाँ पर, हाँ, कुछ काम से कोई महिला आई है वहाँ पर, या हो सकता है जो वर्कर काम कर रही हो, मतलब स्वीपर हो कोई हो, तो वो भी महिला हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो जो भी अगर कोई प्रेजेंट मतलब महिला अगर वहाँ पर अगर विजिट करती है और उसके साथ में अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, बैंकिंग से जुड़े हुए लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग कभी विजिट करने आए, कोई भी आ सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, राइट, जिस तरह की भी संस्था होगी वहाँ पे विजिट हो सकती है। कितनी दूर तक की सोची गई है कि भाई महिला, सोचा गया, और इतनी दूर तक सोचने के बाद में भी क्या इस कानून का लोग अमल कर रहे हैं? इस कानून को के हिसाब से कमेटियां बन रही हैं? देखो ऐसा है सलमान भाई कि इसमें काफ़ी सारे सर्वेज आते हैं हर साल जी, इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर, अच्छा, लेकिन आप पूछोगे 100% हुआ है क्या, तो मैं कहूँगा ना, हुआ नहीं अभी तक। ये अभी तक लोगों ने इसको सीरियस लिया नहीं है। जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटीज बनाई हैं। अभी क्या होता है इसके अंदर कि जैसे लॉ ये भी कहता है कि जहाँ पर जिस प्लेस पे, जैसे आपका भी चैनल या स्टूडियो है आपका जी, आप यहाँ से स्टूडियो में बैठ के बात करो, यहाँ अगर 10 एम्प्लॉय आपके पास हो तो यहाँ तो एक कमेटी बनना चाहिए, लेकिन आपका दूसरा ब्रांच कोई और सबब में इसी शहर में कहीं हो, वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक आपको सेपरेट कमेटी बनानी चाहिए। मतलब दोनों जगह अलग अलग कमेटी होना चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकता है दोनों तरफ, लेकिन कमेटी वहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी तो ऑर्गेनाइजेशंस को या कॉर्पोरेट्स को बहुत सारे लोगों को पता नहीं है चीज़। ये देखिए, महिला दिवस पर एक बहुत अच्छी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्रीवास्तव साहब के माध्यम से, कि हर कार्यस्थल पर जहाँ पर भी 10 कर्मचारी कार्य कर रहे हों, वहाँ पर इस अधिनियम के तहत आपको एम्प्लॉयर को कमेटी बनानी ही है 4 लोगों की, और इरिस्पेक्टिव आपके पास महिला कर्मचारी है या नहीं है, केवल पुरुष कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं तो भी आपको बनानी है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है एक्चुअली, बहुत बड़ा, क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाओं, वो आज के युग की महिला बड़ी सशक्त है, वो बदलाव लाने की दिशा में कार्य कर रही है, कहीं बराबरी चाहती है और कहीं इस तरह की बातें होती हैं। तो इस तरह के भेद भी आपको सुनने को मिलते होंगे जब आप इस तरह के संगोष्ठियों में जाते होंगे, एक्सपर्ट स्पीकर के रूप में जब आप जाते होंगे, तो आपको मिलता है इस तरह का? तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर इस तरह का मतलब महिलाओं के साथ में उत्पीड़न होता ही है और बहुत कॉमन है।
लेकिन क्या होता है कि बहुत जगह महिला रिपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि सबसे बड़ा उनको मतलब ये होता है कि उनके दिमाग में यह डर होता है कि अगर मैं कंप्लेन करूं तो उसके मेरे को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान बहुत है। और लोग उसको मतलब ऐसा है हमारे समाज में जहाँ पर मतलब मेल डोमिनेंस ज़्यादा जहाँ पर जी है, जी जी। तो मतलब वो महिला को ही सफ़र करना पड़ता है कंप्लेन करने के बाद में। और जो पुरुष मतलब हैरेसमेंट करता है वो कम सफ़र करेगा, उससे ज़्यादा महिला सफ़र करेगी जो कंप्लेन करने के बाद में। जी। तो वो बायस भी है, काफ़ी जगह पे होता ही है। और एक उसकी उदाहरण वजह से था प्रोडक्टिविटी जो है, जी महिला की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें अगर कैपेबिलिटी है उसके अंदर मतलब पूरा उत्साह है काम करने का, इसकी वजह से क्या होता है उत्साह दबाया जाता है पूरा या दब जाता है, वो उतना प्रोडक्टिविटी दे नहीं सकती। भले उसके पास इतना डिस्पाइट उसके पास में कैपेबिलिटी है, मेरिट है उसके पास में, लेकिन इस चीज़ों की वजह से वो उभर नहीं सकती या अपने आप को साबित नहीं कर सकती कभी कभी, जी। कि इसमें उसको दबाया जाता है। जी वो हर एक उदाहरण था, पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ इस तरह का मामला आया था। एक लॉ स्टूडेंट ने तमाम सबूतों के साथ पेश किया था, वीडियोस क्लिपिंग के साथ, और बाद में जब मामला आगे बढ़ा उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, सब कुछ हुआ। बाद में वो महिला पर दबाव, परिवारजनों का कहना था, उन संगठनों का ये कहना था कि ये मुकर गई। बाद में महिला बच्ची वो मुकर गई, लॉ की स्टूडेंट थी, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला था। तो ये दबाव की वजह से सामाजिक दबाव होता है, सामने वालों का भी दबाव होता है, परिजनों का भी दबाव होता है। ये मुकर जानने से आप जैसे लोग, इस कॉज के लिए संघर्ष करने वाले संगठन, एनजीओज, इन सब का मॉरल डाउन नहीं होता है? डेफिनेटली मोरल डाउन होता है। इसलिए जब ये प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर महिला फाइल करती है कंप्लेन, शी शुड बी वेरी फर्म। जी। वो जब तक अगर फर्म नहीं होगी ना, अगर मतलब फिर दूसरा कोई सपोर्ट भी कर रहे तो नहीं कर रहे, दिक्कतें आएंगी उसमें, प्रेशर आएगा उसके अंदर। अगर अकेले लड़ने की तरह तैयारी दिखाती है तो मैं कहूँगा कि मतलब फिर कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। एंड शी शुड कि अगर उसने कंप्लेंट फाइल की है तो शी शुड सी दैट कि मैं इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाऊँगी, इसको छोड़ूंगी नहीं इसको। सामाजिक जो दायरा होता है वो अक्सर माना ये जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है, महिला इस तरह की घटनाओं को, जैसा आप शुरुआत में ही आपने कहा कि इस तरह के केसेस आते ही कम हैं, कंप्लेन होती ही नहीं है। बहुत सारी जगहों पर वो दफ्तर में, इवन घरों में, नज़दीकी रिश्तेदारों में इस तरह के मामले जब आते हैं तो वो दबा दिए जाते हैं। उनको जब तक इस तरह के कानून पहुंचेंगे नहीं तब तक तो वो जस्टिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे, अपने ऊपर हुए जुल्म की आवाज़ भी उठाने तो उनको डर लगता है कि दबा दिया जाएगा। जैसे हम बताते हैं कि परिजन ही दबा देते हैं। तो ये एक व्यथित महिला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके इसमें अधिनियम में आता है, व्यथित महिला, वो क्या है कि कैसे वो उसको एक्सप्लेन करेंगे आप? ये बहुत अच्छा शब्द आपने यूज़ किया, व्यथित महिला, और ये इसी को मतलब ये सही शब्द है लॉ के अंदर। या इसको अगर आप इंग्लिश अगर पढ़ेंगे इसके अंदर, इंग्लिश में से कहा गया है कि एग्रीड वुमेन। जी। एग्रीड वुमेन और कंप्लेनेंट, ऐसे दो उसमें टर्मिनोलॉजीज व्यथित महिला के लिए यूज़ किया उन्होंने। और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है जी। उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है रिस्पोंडेंट। जी। अभी हमने देखा है बहुत सारी कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी देखा है मैंने, जब रिपोर्ट लिखते हैं उसके अंदर मतलब वो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज लिखते हैं उसके अंदर, विक्टिम लिखते हैं, ऐसा विक्टिम शब्द नहीं है उसके अंदर। और कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा है कि रिस्पोंडेंट को उन्होंने एक्यूज कहा है, अभियुक्त कहा है, अच्छा। उसको गिल्टी हमने पाया है। तो वो ये सारी चीज़ों का लॉ में परहेज है, ये सब बोला नहीं है जी। लॉ में। जैसे मैंने कहा कि कंप्लेनेंट के लिए मतलब व्यथित महिला के लिए कंप्लेनेंट, जी जी, और दूसरा शब्द है उसके लिए एग्रीड वुमन, और रिस्पोंडेंट के लिए जो शब्द अभी जैसा बताया आपको उन्होंने उसको और हिंदी में उसका शब्द है प्रत्यर्थी। अच्छा। बेसिकली रिस्पोंडेंट। हाँ। तो ऐसे यही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, वो जो रिपोर्ट बने अगर महिला, अच्छा रिपोर्ट ही बनेगी नहीं, जब इंक्वायरी चल रही है, कुछ भी हो रहा है, हाँ, आपको अगर नोटिस भी आती है कमेटी से किसी को, तो उसमें भी यही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो बहुत बार इसमें ऑब्जेक्शन होता है, हाँ, क्योंकि आप इसमें ट्रायल चलने वाला है, जिसको प्रोसीडिंग कहा जाता है, इंक्वायरी के पहले आप मतलब। अच्छा, इसको अधिकार क्या है, इस कमेटी को संवैधानिक अधिकार क्या है, उसको कानूनन कितना पावर दिया गया है? और वो कमेटी, भाई कोई किसी जगह पर 500 लोगों का दफ्तर है, वो कार्य कर रहे हैं, और अचानक कोई एक महिला आती है, 4 लोग बैठते हैं और बड़े आदमी के साथ है, मामले को रफा दफा होने की कोशिश होती है, तो वो 4 लोग मान लीजिए कि सचमुच में सशक्त हैं कि नहीं, वो न्याय दिलाने की ही प्रक्रिया में है, न्यायिक उनका एक बंधन कारक भी है,
अगर उन्हें पावर दिया है तो पावर है कितना उनका? तो मैं उस पर आऊँगा। आपने पहले एक क्वेश्चन किया था मुझसे कि व्यथित महिला कौन है। हाँ, व्यथित तो महिला। मैं आपको उसका पहले जवाब देना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा कुछ इस पे नोट्स बनाए हाँ मैंने। हाँ, बताइए सर, तो बताइए, व्यथित बहुत अच्छी महिला, बात है। क्योंकि मैं हिंदी से मतलब हिंदी बोल लेता हूँ मैं अच्छी, लेकिन इतना कन्वर्जन नहीं हूँ क्योंकि लॉ में ज़्यादातर इंग्लिश में हाँ, पढ़ाता उसमें हूँ। इंग्लिश टर्म्स नहीं कोई बात नहीं, बताइए सर। इसमें व्यथित महिला वो है जो किसी भी कार्यस्थल के संदर्भ में जी। किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित या नहीं, यानी फुल टाइम या हाँ, या पार्ट टाइम भी हो सकती है, जो प्रत्यर्थी द्वारा, जो रिस्पोंडेंट द्वारा रेस्पोंडेंट द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की किसी कार्य का अधिकतन करती है, जी, किसी भी निवास स्थान या किसी भी गृह के संबंध में। यहाँ मतलब हाउसमेड का भी हाउसमेड प्रोटेक्शन भी, किया हाँ, हुआ है। प्रोटेक्शन जी। अभी कितनी आप बड़ी बात पूछेंगे हाउसमेड के अंदर फिर मतलब खाली मतलब 10 एम्प्लॉय होते नहीं, हाँ, सिर्फ हाँ, घर के लोग होते हैं, घर के उस पर हम बाद में बात करते जी हैं। जी जी। तो इसके अंदर कर्मचारी जो है वो एम्प्लॉय रेगुलर हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, डेली वेज वर्कर हो सकता है। इसके अंदर सीधे या किसी एजेंट के माध्यम से मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहा हो, नियमित हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि उसे सैलरी मिल रही हो, ना मिल रही हो, वो भी हो सकता है। कोई वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहा हो जी। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, प्रोबेशनर हो, ट्रेनी हो या अप्रेंटिस, ये सारी चीज़ों को उन्होंने मतलब लगभग तमाम चीज़ें आ गई हैं। तमाम आप जैसे आप इसमें आप जब आप पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि कंपनियां भी दिमाग में आ रही थी, बड़े जो फर्म्स हैं वो भी दिमाग में आ रहे थे। आपके अपने घरों की स्थिति वही है कि मतलब जो आपके घर में आती हैं, साफ़ सफाई करने के लिए आती हैं, खाना पकाने के लिए आती हैं, कपड़े लत्ते धोने के लिए आती हैं, इस तरह की महिलाएं आती हैं ना, वो अस्थाई में आ गई। कॉन्ट्रैक्ट पे कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर से कहा जाता है, वो भेज देते हैं, महिलाएं आती हैं। तो सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने का इसमें है प्रावधान है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप समाज में हम लोग घूमते रोज, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है बड़ी जी, साइट पे, आप वहाँ पर 100 लोग देखते काम करते हैं जी। कभी आपने कोई बोर्ड पढ़ा वहाँ पर यहाँ पर कहीं प्रोटेक्शन नहीं, है ही नहीं, वहाँ पर है नहीं। यानी आपको एक बोर्ड भी लगाना चाहिए। आपका जो एक प्रश्न था कि कितना इम्प्लीमेंट, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट लॉ सब तरफ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका हो नहीं रहा है जी। इवन बड़ी कंपनीज भी कहीं ना कहीं चूक रही है इसके अंदर। बड़ी मतलब बड़ी कंपनियां, बड़ी कंपनीज, तो आप छोटी कंपनियों से क्या उम्मीद अभी करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का एक अगर उदाहरण लेते हैं हम लोग, जी, तो कितने लोगों को रास्ते जो कॉन्ट्रैक्टर आता है अपने लेबर लेके वहाँ पर पहुँचता है, कितने लोगों को पता है कि उनके पास कमेटी है कुछ नहीं, या ऐसा प्रावधान किसी को नहीं पता है, किसी को पता नहीं है उसका। पता नहीं है। बड़ी कंपनियों में भी इसका कोई, जब बड़ी कंपनियों में नहीं है जहाँ पर इस तरह के लोगों के लिए एचआर और मैनेजर और जीएम और एमडी बाकायदा अच्छी सैलरी पैकेज पर हायर किए जाते हैं, वो नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये 8-10 वर्कर के साथ में जो काम कर रहे हैं छोटी कंपनियां, इस पर कितना ध्यान देंगी? नहीं। तो जब आप इस तरह के लगभग आपने कई 14 साल हो गए आपको इस फील्ड में, तो अब तक कितने सेमिनार वगैरह किए होंगे और किस तरह के आपने अटेंड किए हैं? तो मैंने मतलब ये जो शुरू ताकि किया आपको मैंने, ये पता तो चले ना कि ये आपने देखा क्या, पाया क्या है। तो जैसे तो पुलिस में जब था मैं, तो इस तरह के काफ़ी सारे मोलेस्टेशन, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एट द, जी, वो देखा हमने, इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, रेप केसेस, ये सारे केसेस उस वक्त भी हैंडल किए जी। तो मतलब बैकग्राउंड तो ऑलरेडी था कि कैसे एक मामला तो ऐसा है सर कि आप आयो थे और मैं उसका विटनेस था। हाँ, आप एक बहुत अच्छे विटनेस थे उस केस के अंदर। एक मामला तो ऐसा भी रहा है आपके पुलिसिया काल का, हमने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसमें कुछ नतीजे जैसे आने चाहिए थे उन्हें, लेकिन ठीक आपका प्रयास उस वक्त भी हमने देखा है, इसलिए अप्रिशिएट करते हैं हम आपको कि आपने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा है। तो वो जब आपको नहीं मिलता होगा तो भीतर से आपको तड़प होती होगी ना कि ये होना चाहिए और नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा, वो तो डेफिनेटली होता है कि देखने के बाद लगता है कि इतनी कॉमन चीज़ें हैं और इसमें ऐसा कोई कंपनी पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है इसके अंदर, ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ ने ऐसी एम्प्लॉयर पे किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। क्या लगता है, 4 लोग चाहिए आपको कमेटी के अंदर, 4 लोग को कमेटी करना है आपको, उनको सेंसिटाइज वर्क करना है, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा होता है देना है, कोई स्पेसिफिक ऑफिस भी देते नहीं उनको, तो ऑफिस में वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, इस तरह का कोई नहीं है। जो आपके मीटिंग प्लेस है वहाँ पर आपकी इंक्वायरी बैठ सकती है। अच्छा, इसमें सब ये भी तो होता होगा कि मान लीजिए किसी महिला ने कोई आरोप लगाया और उसमें कोई बड़ा शख्स उसी कंपनी का, केवल पोजीशन के हिसाब से ही नहीं, मालिक भी हो सकता है,
और मालिक के ही बनाए हुए 4 लोग हैं जो कमेटी में हैं, तो उनको कितना अधिकार होगा कि वो मालिक को समन जारी करें या उनको कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहें? तो ये ऐसे मामले में क्या हो सकता है? ये बहुत बहुत मतलब वाजबी सवाल है ये हो सकता है, क्योंकि अगर कोई सीनियर पोजीशन वाला अगर कोई अगर डायरेक्टर वगैरह आपके सामने बैठता है कमेटी के सामने, तो वो प्रेशर तो आना ही उन पर। जी, मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रक्रिया को चलाने के लिए इसमें क्या करना है कि आपका जो अगर वहाँ पर रिस्पांस प्लान जो होता है, जब कंप्लेन आती है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करे, वो अगर शुरुआत से जब कंप्लेन आती है वहाँ से अगर ठीक से अगर करे, जैसे कि मान के चलो कि महिला एक कंप्लेन लेके आती है, अब उसको पता नहीं कि कंप्लेन कैसे लिखी जाती है, उसको जो समझता है लिखती हो, लेकिन आप अगर कमेटी, इंटरनल कमेटी अगर उसको, वो भी उसमें लॉ में प्रावधान है उसके अंदर कि वो सुनकर उन्होंने मदद करनी चाहिए उस महिला को। अगर वो पहले से अगर ठीक से सुनते हो उसको, और जो जो जैसे जैसे हुआ है उनमें 3 चीज़ याद रखनी है, उसमें 3 चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। एक होता है उसके अंदर कि उसमें एक ओरल एविडेंस, दूसरा होता है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और तीसरा होता है उसके अंदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अभी डोमेस्टिक इंक्वायरी है तो क्रिमिनल ट्रायल नहीं है, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसको भी बहुत महत्व है इसके अंदर। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस में क्या होता है कि वो चेन कंप्लीट होनी चाहिए सर्कमस्टांसेस। जी जी जी, एक बार वो चेन अगर कंप्लीट होती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। अब जैसा आपने कहा कि अगर वो कोई बड़े आदमी के सामने बैठती है कमेटी, तो थोड़ा सा प्रेशर में आ सकती है, हाँ, स्वाभाविक है, हो सकता है जी। अब इसमें क्या करना, जब इन्होंने जब कंप्लेन आती है इनके पास में, कंप्लेन को इस तरह ड्राफ्ट करना चाहिए कि वो सारी चीज़ें उसके अंदर स्पीक कर रही हो, और ये भले अभी ये तो आना बाद में है रिस्पोंडेंट को, ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन आएगा आपके पास? कंप्लेनेंट आएगी, जो एग्रीड वुमेन है। उसके बाद कौन आएगी? उसकी विटनेसेस, उसने जो विटनेस साइट की है वो ठीक से आप रिकॉर्ड करिए। ये तो मतलब ये जो है उसको पूरा अधिकार है रिस्पोंडेंट को अपना पक्ष रखे, वो डिफेंड करे, एविडेंस को रिपोर्ट करे, उसके अपने एविडेंस प्रेजेंट करे, सब कुछ कर सकते हैं, उसको भी अधिकार दिया है कानून के। लेकिन ये बाकी सब प्रक्रिया ठीक से करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा ऐसा कहना है कि जब आप कमेटी में बैठते हो, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आप सिर्फ सोचना नहीं कि आपके सामने कौन बैठ रहा है, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे या उसके प्रेशर में आने के बजाय बाकी भी आपने होमवर्क ठीक किया, पहले की प्रक्रिया भी आपने ठीक से की, और रिपोर्ट भी अगर इसके बाद में इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट भी ठीक से लिखते आप, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बेसिकली क्या उसमें अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करना होता है। आप कमेटी के नाते अगर अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस अगर ठीक मुद्दों पे लॉजिकली उसको अगर कंप्लीट करोगे और रीजनल रिपोर्ट लिखेंगे आप, तो आपका काम हो गया। तो फिर उसमें दबाव में किसी सीनियर के कोई सवाल ही नहीं आता। और आपका दूसरा जो सवाल था कि यहाँ पर अगर मालिक या एम्प्लॉयर ही इन्वॉल्व है, तो वो तो बट नेचुरल उसका तो वो तो करता धरता है सभी का। बल्कि 4 लोगों को अपॉइंट करने वाला ही वही है। तो इस मामले में लॉ में ये भी प्रावधान रखा है कि इस तरह की सिचुएशन अगर आती है, तो इस तरह के मामले में उस महिला को वहाँ शिकायत करने के बजाय एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। यूजुअली हमारे अगर महाराष्ट्र में देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक डिप्टी कलेक्टर होता है, जो यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनके पास कार्यभार होता है या जो भी वो संभालते हैं, तो उनके पास वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास में कंप्लेन करनी होती है। तो या लोकल कमेटी है वहाँ पर, उनके अंडर एक कमेटी गठन की गई, तो लोकल कमेटी को जाके शिकायत करनी होती है। तो लोकल कमेटी के अंदर भी अगर देखेंगे तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ कमेटी है मोर और लेस इसी तरह वहाँ पर भी है, थोड़ा सा अलग है वहाँ पर, लेकिन इसी तरह कमेटी है वहाँ पर। तो वहाँ जाके कंप्लेन देनी है, तो लोकल कमेटी वो एम्प्लॉयर को बुलाएगी। अच्छा, और ये प्रक्रिया फॉलो करिए वहाँ पर भी। तो इसमें कितना फ़र्क है? जैसे मान लीजिए एक साधारण इतने वर्षों से चला आ रहा है, कोई भी मामला हो, आपको अगर पड़ोस पड़ोस में गाली गलौज भी हो जाए तो उठिए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचिए। इस मामले में अगर पुलिस स्टेशन और इस कमेटी और जैसे आपने कलेक्टर के यहाँ की बताई, तो इस प्रक्रिया में उचित क्या होता है? प्राय जो सबसे शुरुआत में महिला, चूँकि देखिए किसी फर्म में है, एक तो एकदम बेचारी अनपढ़ हो सकती है और दूसरी तरफ थोड़ी शिक्षित हो सकती है, तो वो जो आप बता रहे हैं उस तरह से प्रोसेस करेगी। तो ये कौन सी प्रक्रिया को अपनाना ज़्यादा उचित होता है? देखो, इसमें ऐसे लॉ में इस चीज़ का कहीं ऐसा बताया नहीं उन्होंने, लेकिन ये लॉ लाने का उद्देश्य ये है, मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर कि जब महिला के साथ में अगर कोई अगर इस तरह की वारदात तो पहले वहाँ जाने के बजाय पहले अपने यहाँ थोड़ा सा, हाँ, मतलब कमेटी वहाँ पर उसको सुनवाई उसकी इमीडिएटली होनी चाहिए। अब मुझे आप बताइए, हमारे सबके साथ में अपनी ज़िंदगी में, निजी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जी। कितने लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं? कोई नहीं जाते, बहुत से लोग नहीं जाते। अगर वो महिला वहाँ काम कर रही है, उसके साथ में अगर यौन उत्पीड़न होता है, तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा उस पर जो काम करने के।
वो काम नहीं कर पाएगी, बिल्कुल। तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी, तो उसको तो पहली शिकायत अपने लोगों से ही करेगी, अपने लोगों से करे और उसका इमीडिएटली उसको रिड्रेस करे, उसका समझ लो उसका क्या है उसका जी मामला, जी जी, और उसको न्याय देने की कोशिश करे। ये उसका सुलह वगैरह का भी कोई प्रावधान? हाँ, सुलह पे मैं आता हूँ। आपने फिर दूसरा बोला कि पुलिस, हाँ, तो लॉ में ऐसा नहीं है कि अगर आपने इधर कमेटी के सामने अगर वहाँ नहीं कंप्लेंट कर फाइल की सकते। तो वहाँ नहीं जा सकते, ऐसा कोई बंधन नहीं है उस पर। हाँ, आप जाइए। वही महिला कमेटी के सामने भी शिकायत कर सकती है और वो शिकायत वो अपने पुलिस स्टेशन जाकर भी शिकायत कर सकती जी 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 है, और दोनों इंक्वायरीज या इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चल सकती है जी। और इसमें ये भी मतलब ये नहीं कोई भी दोनों भी एजेंसीज या इंटरनल कमेटी या पुलिस इन्वेस्टिगेशन जी जी, ये एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए। हाँ, अभी पुलिस कमेटी ने कहा कि प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो क्रिमिनल केसेस के अंदर आपको प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको लेना है, और ये जो कमेटी इंक्वायरी कर रही है यहाँ पर यू हैव टू प्रूव द केस रीजनेबली, मतलब यहाँ प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे केस डिपेंड करती है। जी तो वहाँ पर आपको उतना सख्त या उतने मजबूत एविडेंस नहीं चाहिए, हाँ। तो वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बल्कि इंटरनल वाले के पास में जाने की वजह से थोड़ा सा पुलिस पर भी दबाव कम होगा, वो दूसरी तरफ भी कर रहे हैं, और यहाँ से बाकी एविडेंस समझिए यहाँ से वो संतुष्ट नहीं है तो फिर अगली कार्रवाई के लिए वो जा सकते हैं, उसके पास सारे एविडेंस है, सब कुछ है। लेकिन ये लैंगिक उत्पीड़न की जो पूरी श्रृंखला है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसको कहा जाए कि ये उत्पीड़न इस तरह का हुआ है? ऐसे कौन कौन से मामले हो सकते हैं जिसमें महिला को लगे कि भाई नहीं, अब तो मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है ये। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन पिनल कोड अगर देखते हैं आप, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ऐसी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की है, और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, दो तीन ऐसे कायदे हैं जहाँ पर उन्होंने उधर टच अपॉन किया उसको, लेकिन वो मतलब अच्छा मतलब सेक्शन है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे सिनारियोज कवर नहीं थे। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में अपना जजमेंट दिया विशाखा केस में, विशाखा जो जजमेंट बोलते हैं हम लोग, बहुत फेमस जजमेंट है, अभी भी उसको विशाखा कमेटी बोलते हैं आज भी। अच्छा। तो उस जजमेंट में क्या होता है कि जब वो कमेटी ने, जब उनका जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने जो स्टडी किया था, उन्होंने वो रिव्यू के अंदर उन्होंने पाया कि एक सीडा नाम की एक संस्था है, उससे कहा जाता है कि कन्वेंशन कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो वो एक सीडा गाइडलाइंस है, उस पर से उन्होंने क्या किया, वो जो डेफिनेशन है वहाँ से उसको उठाया जी, और वो सुप्रीम कोर्ट ने वही डेफिनेशन को उसमें डिस्क्राइब किया कि इस तरह से होना चाहिए। अब ये लॉ देखोगे आप 2013 का लॉ, तो उसमें भी यही डेफिनेशन को उधर से उठाया। अच्छा। अब इसके ये मद्देनजर रखते हुए, जैसा ये जब निर्भया का केस हुआ, तो इसमें तो प्रोविजन हुआ, मतलब इसमें तो अमेंडमेंट हुआ, सब वो लॉ भी बनाए, लेकिन इंडियन पिनल कोड के अंदर भी ये चीज़ को लाया उन्होंने। अच्छा, सेम चीज़ है, देखेंगे कॉपी पेस्ट है सारे। हाँ। लेकिन अच्छी बात है ये, क्योंकि वो सारी चीज़ें कवर कर रही है। और उसको इस एंगल से भी लेना चाहिए कि दोनों में समानता तो नहीं, तो असमानता का लाभ भी मिल सकता है जी। तो उसमें अभी उन्होंने क्या किया कि जैसे कहा कि उसमें फर्स्ट जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस। अब इसको हिंदी में कहा गया है कि शारीरिक संपर्क और आग्रगमन। अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट मतलब उसको टच करना ही है, कोई अगर एडवांसेस भी करता है, इसमें काफी सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी है, उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हमारे ऑडियंस नॉवल ऑडियंस है, तो उनके लिए हमको जितना समझ सकते हैं कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो वो है जैसे कि और उसमें बताया गया कि डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, यानी कि लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर। अभी कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने कि डायरेक्ट जाकर मतलब महिला से सेक्सुअल फेवर मांगते हैं, और कुछ लोग इंडिकेशन देते हैं उसके। अब इसमें क्या है कि इसमें जो बात होती है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है महिला का। आप जैसे कि नहीं मेरा तो कहना ऐसा नहीं था, मैंने तो ऐसे कहा था उसको, उसका मतलब उसने ऐसे लिया, तो आपका इंटेंट क्या है मायने रखता नहीं है, महिला को लगा, महिला को क्या इम्पैक्ट हुआ है, दैट इज हर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। समझ रहे हैं? उन्हें क्या लगा, महिला को क्या लगा, वो मायने रखता है। आपको आपका इंटेंट नहीं होगा उसको, वो मायने रखती नहीं है बात जी। तो इसलिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है कि दिस इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। वो डिसाइड करेगी कि सेक्सुअल हरासमेंट उसको लगा कि नहीं लगा है। अब जैसे मान के चलो कि व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी ग्रुप पे कंपनी के मतलब एक टीम है और सारे एम्प्लॉयज उस पर है, और किसी ने नॉनवेज जोक भेज दिया, उसमें मान के चलो कि सबने स्माइलीज भेजिए, सब कुछ अप्रिशिएट किया, उसमें कुछ विमेन कलीग्स भी उन्होंने भी उस पर अपना कमेंट भेजा, अच्छा लगा हमको। अब सबको अच्छा लगा, एक महिला उस ग्रुप में है, वो बोलती कि नहीं
ये गलत है। ये गलत है। आई एम सेक्सुअली ऑफेंडेड, इसकी वजह से मेरे को सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो मायने रखता है वो। हाँ, वो मतलब वो शिकायत तुरंत बन सकती है शिकायत करता है वो, ये कि नहीं बाकी सबको अच्छा लगेगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुझे वो जो व्यथित महिला वाला कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। अभी यहाँ पर उसमें कैसा होता है कि उसका दूसरा भी उसका एक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि मान के चलो उसमें कि एक तो मतलब दो तीन चीज़ें उसके अंदर, उसके लिए हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट हो गया उसके लिए, वो उसको उद्देश्य नहीं किया है उस चीज़ को, उसको एड्रेस नहीं किया है, लेकिन फिर भी हुआ है। तो वहाँ पर एक वो उसे मानसिक रूप से आघात लगा है कि भाई आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं महिलाओं के साथ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी हो सकता है उसको, मतलब दैट इज कंसीडर्ड ए सेक्सुअल हरासमेंट, वो मुद्दा उठा सकती है। और जैसे उसके अंदर क्या है कि सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, यानी कि यौन रंगीन टिप्पणी। अभी इसमें जरूरी नहीं है कि कोई मतलब वो इस तरह की टिप्पणी करे, उसमें इनडायरेक्ट भी अगर कोई इंडिकेट करता है उसको जी तो भी उसको कहा जाए कि सेक्सुअल हरासमेंट है उसके अंदर। अभी जैसे मैं किसी एचआर के हेड के साथ मैं बात कर रहा था, मैं इंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री का मामला था, वहाँ पर 4 लोग मीटिंग में बैठे कॉन्फ्रेंस रूम में और एक लड़की आती है उसके अंदर, तो 4 में से एक बोलता है कि लुकिंग हॉट टुडे। अभी हॉट टुडे मतलब वो महिला ने उसको आक्षेप लिया, बोला नहीं आप नहीं कह सकते हॉट टुडे, उसने कंप्लेन फाइल की है। जब मैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया कंप्लेनेंट का, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे एंटरटेनमेंट मीडिया में इस तरह की वारदात बहुत मतलब कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है इसको। हाँ। अब ये महिला ने कॉम्प्लीमेंट लिया नहीं, वही कह रहा हूँ बात की, वो सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस है। हाँ। अब उसने कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं ले, जो महिला पे उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। उसने कहा कि नहीं मुझे सेक्सुअल हरासमेंट लगता है तो आपको लेना है, और एक्चुअली है वो। तो उसमें पूरी इंक्वायरी हुई। सो ये एक हो गया। तो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क कोई ऐसे डायरेक्टली कुछ बोलेगा नहीं, इस तरह के इंडिकेशंस कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे कॉम्प्लीमेंट्स, तो दैट कैन आल्सो बी सेक्सुअल हरासमेंट सम टाइम। तो ये जो सारे मामले आप बता रहे हैं, इसमें जैसे आप जैसे लोगों का क्या रोल होता है? हमारे जैसे लोगों का रोल, जैसे कि अगर मेरी बात करते हैं आप जी, तो मैं 8 कमिटीज़ में बैठा हूँ अभी, मैं एक्सटर्नल मेंबर हूँ मैं, जैसे इंडिपेंडेंट मेंबर आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो उसके अंदर मेरा रोल ये होता है कि हम उसकी इंक्वायरी करें। महिला कंप्लेंट दी थी तो उसके अंदर आता है तो हम लोग इंक्वायरी सब पक्ष को सुने हम लोग, फिर हमारा उस पर एक नतीजा ड्रॉ करते हैं हम लोग रिपोर्ट के आधार पर, और वो पेश करते हैं हम लोग एम्प्लॉयर को। जी, इससे जुड़े हुए कोई और मामले जो आप बताना चाहें, समझाना चाहें? तो मैं उसके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इन तरह के सब कुछ होने के बावजूद किसी को पता नहीं है, और जिनको पता है वो उसे अमल में नहीं ला रहे हैं, और जहाँ पर अमल में लाने की कोशिश हो रही है वहाँ एक प्रक्रिया होते होते बहुत कम न्याय, धीमा न्याय, जैसे कहते हैं कि न्याय जस्टिस डिलेड इज एक इनजस्टिस की तरह है जी। तो वो ज़रूरी है कि आप उसे एक्सप्लेन करें। तो उसमें मैंने 3 सिनेरियो आपको बताए सेक्सुअल हरासमेंट के, जो इसमें लॉ में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए। तो चौथा उसके अंदर ये है कि शोइंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल, शोइंग पोर्नोग्राफी। अब मतलब क्या है इसका? अश्लील साहित्य दिखाना। जी। अभी अश्लील साहित्य ऐसे को उठाएगा और जाके बताएगा नहीं कोई लड़की को, या कोई महिला कर्मचारी को। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका लैपटॉप है, आपने वहाँ पर स्क्रीन सेवर में आपकी अश्लील चित्र है वहाँ पर, कोई आपने कोई मैगजीन छोड़ दी आपके बाजू में वहाँ पर, तो उस पर कुछ मतलब पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, या आपने सिंबॉलिक नजर आया सामने वाली को, और किसी को हो सकता है कि जानबूझ के उस महिला को नहीं दिखा रहे आप, लेकिन फिर भी अगर उससे महिला ऑफेंड हो रही है, सो दैट कैन बी कंसीडर्ड सेक्सुअल हरासमेंट। अभी 5वां इसके अंदर उन्होंने बताया है कि एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अभी इसमें अगर देखोगे आप, जैसे कि लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण, आपके आचरण से भले मतलब इसमें सब कुछ कवर किया, सब कुछ कवर हो गया। और ये लॉ जब बना, क्योंकि पहले ये लॉ क्यों बना कि पहले के लॉ में डेफिशिएंसीज थी, उसको पूरी ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। अब ये लॉ का आप नहीं बोल सकते कि ये 5 सिनेरियो दिए, इसके आगे का कुछ अगर होता है तो नहीं होता है। इन्होंने इसलिए लिखा है और कोई अदर अनवेलकम एक्ट बोल रहे हो तो भी, तो मतलब ये लॉ प्रोग्रेसिव है, उसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि वहाँ रुकता नहीं है लॉ, बन गया लॉ मतलब यहाँ रुक गया नहीं। उसके हो सकता है कि लॉ के और बहुत सारी सिनेरियोज होंगी इसमें कवर नहीं होगी, या कुछ मिस आउट होगी। तो यहाँ पर आपको इंटरप्रिटेशन इस तरह करना है कि वो भी आपको इंक्लूड करे। तो ऐसा नहीं कि इसमें इतना ये चीज़ में नहीं आती है, छोड़ नहीं सकते उसको जी। हाँ, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट, ये 3 में फ़र्क है जी। अब डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट की कंप्लेंट लेके आएंगे कि मुझे एक मेल एम्प्लॉय ने मुझे हरास किया है, डिस्क्रिमिनेट किया, दैट कैन नॉट बी सेक्सुअल हरासमेंट। बट एवरी सेक्सुअल हरासमेंट
ये दोनों है। हाँ, एवरी सेक्सुअल हरासमेंट इज हरासमेंट, बट एवरी हरासमेंट इज नॉट द सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट, इस फर्क को भी समझना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब इसका नाजायज फायदा उठाया जा सके। इसमें 2-3 चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। इसके मैं यहाँ डेफिनेशन यहाँ रुकी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी महिला को अगर कंप्लेन फाइल करनी है, किसी को समझना है। जी जी। जैसे कि इसमें और कुछ सर्कमस्टांसेस दिए उन्होंने, उसमें ये लिखा है कि अगर कोई इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट तरीके से कोई महिला को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है, यानी कि गर्भित या मुखर सहयोग प्रदान करने प्रदान करने का वादा करना, मतलब क्या इंटेंशन यहाँ क्या है कि सेक्सुअल फेवर के लिए, हाँ, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना है। हाँ, मतलब उसके बदले में आपको ये, हाँ, तो अब इसको क्या कहा गया है कि इसको ये कहा जाता है कि क्विड प्रो क्यो। जी। अभी लैटिन मैक्सिम है, मतलब इसका मतलब है कि दिस फॉर दैट, हाँ, मतलब आप मुझे ये दोगे तो मैं आपको दूंगा। हाँ, वो तो वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेट किया जाता है। हाँ। तो ये क्या होता है कि क्विड प्रो के जो सिनारियोज है, ये यूजुअली हमारे इंडस्ट्री में या कहीं पर भी ये बॉस और सबऑर्डिनेट के रिलेशन में देखा जाता है कि जहाँ पर बॉस कमांडिंग अथॉरिटी है, उसका कमांड होता है, तो वहाँ पर वो टर्म्स डिक्टेट करता है। तो यूजुअल इस तरह देखा जाता है, लेकिन ऐसे भी देखा गया है कि 2 एम्प्लॉइज अगर सिमिलर रैंक के हो तो उनके बीच में भी देखा गया है, लेकिन वो बहुत कम होता है। हाँ, देने की कंडीशन में जो होगा वही चाहत रखेगा। जी। तो अभी इसमें ये एक है। दूसरा उसके अंदर ये दिया है कि डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, मतलब एक तो फायदा बोल रहा हूँ, या अगर आप नहीं मानते हो तो मैं आपको नुकसान भी कर सकता हूँ। हाँ। जैसे कि उसके रोजगार में हानिकारक व्यवहार की निहित या स्पष्ट धमकी, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट आपको धमकी मिल रही है वहाँ पर। हाँ, कि आप ऐसा हमारे इस तरह का फेवर नहीं किया तो आपको ये नुकसान उठाने पड़ेंगे, आपकी सैलरी कट होगी, या आपका ये होगा, या आपको प्रमोशन होगा, प्रमोशन रोक दिया जाएगा, आपकी बोनस रोक देंगे, इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये मतलब सारे डिसएडवांटेज एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में हो सकती है मेरा। जी। अब तीसरी बात, उसकी वर्तमान या भविष्य के रोजगार की स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट खतरा, भी जो हमने डिस्कस किया, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ अबाउट प्रेजेंट और द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी भी जा सकती है उसकी, या उसके मतलब डेवलपमेंट रुक सकता है। जी जी जी। अब उन्होंने चौथा इसके अंदर बोला है कि इंटरफियरेंस विथ हर वर्क और क्रिएटिंग एंड इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, मतलब वो अगर महिला जैसे उसके काम में हस्तक्षेप करना या डराना या आपत्तिजनक या शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाना। उसका मतलब अगर वो नहीं मानती है तो उसका जीना हराम करे, उसको इतनी मुश्किलें बढ़ाए उसको कि वो काम नहीं कर पाएगा। जी। सो दैट कैन ऑल्सो बी सेक्शुअल हरासमेंट। अभी इसमें आखिरी बात ये कहा उन्होंने कि अपमानजनक व्यवहार से उसके स्वास्थ्य सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना, ये भी चीज़ उसमें कवर किया उन्होंने। तो मतलब ये उस पर मानसिक का आघात भी हो सकता है, उस पर शॉक ले सकती है। जी। तो ये हमने पहले 5 देखे सिनारियो, उसके अलावा और ये 5 सर्कमस्टांसेस ये लॉ में एक्सप्लेन किए, तो ये आपको मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ कि ये सब कुछ सेक्सुअल हरासमेंट है। तो सर इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए कि जनजागरण हो और लोग जागरूक हों, महिलाएं जागरूक हों? खासकर आज के दिन विशेष हम चाहेंगे कि आप महिलाओं को संबोधित करते हुए कोई बात कहना चाहें। तो मेरा ये है कि सबसे पहले तो इस तरह के जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा पब्लिक डोमेन, आपको सब कुछ अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, ये पढ़े, आप देखें और समझिए कि कैसे हो रहा है, क्या इसके माने क्या होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनके सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। जी। वो उनको लगता है कि तो मतलब बात हो रही है, हाँ, ये तो जोक हो रहा है, ये तो मजाक हो रहा है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। तो कभी कभी वो ऐसा उनको लगता नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ उनको मतलब दे हैव टू बी अवेयर। लेकिन सबसे मैं कहूँगा कि महिलाओं से ज़्यादा जिम्मेदारी है, पुरुषों की तो है ही, एम्प्लॉयर की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि लॉ में ये कहा गया है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि दे हैव टू सेंसिटाइज द एम्प्लॉय, उनको एम्प्लॉयज़ को सेंसिटाइज करना है, सभी एम्प्लॉयज़ को। और प्लस उसके अंदर ये भी लिखा है उन्होंने कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करनी चाहिए इंटरनल कमेटी के लिए, उनका भी मतलब नॉलेज के अंदर अपडेशन होना चाहिए डे टू डे बेसिस। हाँ, उनकी मीटिंग्स होती रहे, उनको अपडेट करते रहे। और लॉ यहाँ रुकता नहीं है, लॉ ये कहता है कि आप साल के आखिर में, मतलब कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर तक कितनी आपके पास में केसेस हुई, नंबर खाली देना है, कितने का आपने निपटारा किया, 90 दिन से ज़्यादा कितनी केसेस पेंडिंग है, और आपने सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग्स कितनी की है, और बाकी सारी ट्रेनिंग्स कितनी की, इसको देना है। तो ये एक मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मतलब कमेटी ने लॉ कहता है तो उन्होंने क्या कर दिया कि एक तो पॉलिसी बना दी जी, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट की पॉलिसी बना दी, कमेटी को गठन कर दिया उन्होंने, बस यहीं तक है। लेकिन जब मामला आता है तो क्या होता है कि उसको सुलह करने की कोशिश करते हैं, बुला के दोनों को वार्निंग दिया जाता है या किसी एक को वार्निंग दिया जाता है, मामला निपटा जाता है। इंक्वायरी करने कोई नहीं चाहता है, इसलिए बहुत से लोग का नील रिपोर्ट जाता है।
तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर कि ये एम्प्लॉयर को पहल लेनी चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया है कि उन्होंने अपनी ई लर्निंग मॉड्यूल्स बना दिए, तो अच्छा है वो भी। तो वो भी मतलब वो मैंडेटरी ट्रेनिंग्स किया। अच्छे कंपनीज जो है उन्होंने कंपनीज को 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है, मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी। अब मैंडेटरी ट्रेनिंग में ये होता है कि हर साल हर एम्प्लॉय को इंक्लूडिंग द कंट्री हेड वो ट्रेनिंग करना जरूरी होता है उसको। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्रावधान हैं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। देखिए, इतना एक्सपर्ट आप, इतने हज़ारों आप लोगों से मिलते हैं, इतने सारे स्पीचेस आपने दिए हैं, तो एक कार्यक्रम में हम लोग इसको समेट नहीं पाएंगे। कोशिश ये होगी कि कंटिन्यूटी इस तरह की बनी रहे और कोई उदाहरण के रूप में, कोई बिना किसी संस्था का नाम लिए किसी से, वो हम लोग बीच बीच में न से कमेटी की तरह, हम तो बहुत छोटा सा सेटअप है हम लोगों का, लेकिन चाहेंगे कि इसके माध्यम से भी लोगों तक हम ये बातें पहुंचाते रहें। कुछ चलते चलते आप कोई सजेस्ट करना चाहें और कार्यक्रम को समेटते हुए कोई चलते चलते कोई बात कहना चाहें जो छूट रही हो, आपको लगता हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन विशेष को लेकर। तो मैं 2 चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा। एक तो है कि ये प्रक्रिया, इसकी जो इंक्वायरी होगी प्रोसीडिंग्स, तो उसके अंदर ये जो कमेटी है इसको सिविल कोर्ट के पावर से है जी। अच्छा, बहुत जगह हमने देखा सिविल कोर्ट के पावर, सिविल कोर्ट के पावर से, जैसे कि मतलब वो किसी भी व्यक्ति को समन कर सकती है, एनी पर्सन, ऐसा कहा उन्होंने। ऐसे नहीं कहा कि उन्होंने एम्प्लॉयज के अंदर, हाँ, मालिक को भी कर सकती है जो अपने बीच में बात, इवन बाहर के लोगों, बाहर के लोग, अगर एविडेंस बाहर होगा तो बाहर से मंगवा सकते हैं। अच्छा, यू कैन समन, द कमेटी कैन समन, दे कैन एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसका वो डॉक्यूमेंट्स मतलब हाजिर करने के लिए कह सकती है। और इस कमेटी को आपको और शपथ पे भी उसको मतलब उसका एग्जामिनेशन, जैसा आप देखे हमने कि जो कुछ कहूँगे मैं सच कहूँगी, जो कुछ कहूँगा मैं सच कहूँगा, मतलब शपथ पर भी उसका एग्जामिनेशन होता है, वो भी पावर कमेटी को है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट कमेटी होती है। लेकिन इसमें यह है कि मेरी गुजारिश ये है महिलाओं से कि आप पहले कंप्लेन, पहले सबसे पहली बात ये है कि आप सबसे, जब पहली बार होता है सबसे पहले कहिए कि नो, नो मीन्स नो। ये मैसेज देना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप ये मैसेज ना अगर दोगे तो आगे की बहुत सारी चीज़ें बचती है। तो वो नो इम्पॉर्टेंट है। और जब अगर आप शिकायत फाइल करते हो तो उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाने की कोशिश करिए। हाँ, बीच में छोड़िए नहीं। हाँ, आपने छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप कंप्लेनेंट हो, अगर आप छोड़ते हो तो फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो वही जो मैंने कहा कि वो एक पूरे केंद्रीय मंत्री वाले मामले को मैंने कहा कि उसको मैंने बहुत करीब से पढ़ा, तो संस्था के लोगों का ये बयान मैंने पढ़ा था कि भाई हम लोग तो पूरी तरह से टूट गए, यहाँ तक ले आए थे हम लोग और फिर पीछे हटना पड़ा। यही होता है। तो ये स्थितियाँ बनती हैं। साहब, आप आए, आपने इस विषय को, इतने गंभीर विषय को बहुत ही एक्सप्लेन किया अच्छे से। हम चाहते हैं कि इस तरह के विषयों पर आपसे, क्योंकि आपका इतना सारा अनुभव रहा है पुलिस विभाग का भी, और फिर आपके 14 साल इसमें हो गए, लगभग कुछ वर्षों में आप लगभग दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लगातार हमारे बीच में रहें, हमारे संपर्क में रहें। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इससे लाभान्वित करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सरमन भाई, आपने हमको इनवाइट किया, यहाँ पर बुलाया, कुछ और हमारे से कुछ वार्तालाप करके कोशिश की कि क्या होता है। नहीं, बहुत ज़रूरी था। देखिए, महिला, जैसा हमने बातचीत के कहा था कि पुरुष, केवल एक पुरुष प्रधान समाज में रहने के कारण वो बहुत बड़ा शख्स है, ऐसा नहीं है। वो भाई भी है, वो पिता भी है, वो पति भी है, वो कई रूप में है। तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उसको अधिकार दिया गया है, तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको प्रोटेक्ट करे। तो पुरुष की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस भूमिका में रहे कि कोई महिला कभी असुरक्षित महसूस न करे, कभी किसी महिला तक गलत संदेश न जाने पाए कि वो इस तरह से का बर्ताव कर रहा है कि उस मन आहत हो और इस तरह की नौबतें आए। तो इस तरह का वातावरण बनाने के हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी और महिलाओं के संरक्षण और उनके सशक्तिकरण को लेकर और सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कार्य कर रहे राजकुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, और बहुत सारी बातें उनके जरिए आपको पता चली। इससे संबंधित आप श्रीवास्तव साहब से जुड़ी हुई कोई बात जानना चाहें, श्रीवास्तव साहब से जानना चाहें, इसमें कोई गाइडेंस चाहें, तो ज़रूर आप हमारे ज़रिए भी कर सकते हैं, श्रीवास्तव साहब के ज़रिए भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर श्रीवास्तव साहब से संबंधित कोई बात
हमसे पूछना चाहें, हमसे कहना चाहें या उन तक पहुंचने की प्रयास करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। यह आपके लिए एक खुला हमारी तरफ से महिला दिवस के दिन एक आमंत्रण है और एक ऑफ़र जैसा कहते हैं नहीं हम लोग, वो है आपके लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे, श्रीवास्तव साहब को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।